हमारे लोग यूरोप जाने का सोच रहे हैं, लेकिन यूरोप क्या सोच रहा है, आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह वो जंग की तैयारियां कर रहे हैं, पॉसिबल वर्ल्ड वॉर 3 की। तो जर्मनी क्या सोच रहा है, इस हवाले से हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मतलब हमारे लिए एक एग्जाम्पल होगी कि यार अगर कभी जंग होती है खुदा न खास्ता तो क्या क्या इक़दामात करने चाहिए, ये आज हम जर्मनी से सीखेंगे। और वो रशिया के थ्रेट के पेश नज़र ये इक़दामात करने जा रहे हैं अपने मुल्क में। और उन लोगों के लिए भी खबरें हैं जो यहाँ से भाग भाग कर यूरोप जाने की तैयारियां कर रहे हैं ना। जर्मनी, फ्रांस, यूके, ये सब जंग के लिए तैयार हो रहे हैं। और ये सबसे पहले आप लोगों को रिजर्विस्ट में रखेंगे और सबसे पहले लो स्किल्ड लेबर होगी उसको मैदान जंग में आगे करेंगे। ये देखते हैं कैसे। वर्ल्ड वॉर 2 और कोल्ड वॉर के बाद पहली बार जर्मनी ने ये पूरा प्लान बनाया है कि किस तरह हम अब जंग के लिए तैयार होंगे 2024 में। और उनके ख्याल में 2029-30 में एक बड़ी जंग छिड़ सकती है रशिया के साथ। इस वक्त यूरोप में बहुत से मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडर्स ये समझ रहे हैं कि 5-6 साल तक यूरोप में एक बड़ी जंग का आगाज हो जाएगा और उनका मेन राइवल रूस होगा। 67 पेजेस का ये डॉक्यूमेंट है जिसमें इन्होंने अपनी पूरी तफसीलात पब्लिश की हैं। इस डॉक्यूमेंट का नाम है फ्रेमवर्क डायरेक्टिव फॉर ओवरऑल डिफेंस। इसमें इन्होंने अपना पूरा प्लान बताया कि किस तरह जर्मन सिटीजन्स की पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी एक वॉर के इवेंट में, यानी जंग के दौरान किस तरह इनकी पूरी जिंदगियां बदल जाएंगी। और एक्सपर्ट्स के मुताबिक पिछले कुछ सालों में जिस तरह हालात वाक़या चेंज हुए हैं दुनिया और स्पेशली यूरोप के रशिया यूक्रेन जंग के बाद, उसने जर्मनी जैसे मुल्क को भी मजबूर कर दिया कि वो अपने वॉर प्लान्स को स्ट्रेटजाइज करे। ऐसा जर्मनी जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद लार्जली एंटी वॉर था, जिसका एंटी मिलिट्री स्टांस रहा है पिछले 70 सालों में वर्ल्ड वॉर 2 में मार खाने के बाद। और इनको अब मजबूरन अपनी सिक्योरिटी और मिलिट्री पॉलिसी में बड़ी बड़ी तब्दीलियां लाना पड़ रही हैं। आज से 100 साल पहले तकरीबन यही दिन थे जब हिटलर का राइज हो रहा था जर्मनी में, और उसने ज़बरदस्त तरीके से मैसेस को अपने पीछे खड़ा किया था और यूरोप में हेजीमनी की बात की थी। और उसका प्लान यही था कि यूरोप के बाद पूरी दुनिया में जर्मन हेजीमनी को कायम किया जाए। हिटलर के उन अग्रेसिव पोस्चर्स की वजह से वर्ल्ड वॉर 2 का आगाज हुआ था, जिसमें इसने शुरू में यूके और फ्रांस की धज्जियां उड़ाकर रख दी थी और बाद में इन्होंने फिर अमेरिका की मदद ली और एक बहुत बड़ा इत्तेहाद बनाया था जिसने जर्मन फोर्सेस को शिकस्त दी थी। और उस वक़्त इन्होंने सोवियत का भी सहारा लिया था। और जब इन्होंने मिलकर नाजी जर्मनी को शिकस्त दी तो बाद में अमेरिका और सोवियत यूनियन एक दूसरे के दुश्मन हो गए। और ये जंग इनकी पुरानी थी, गोरों की और सोवियत्स की, जो पिछले कई सदियों से चली आ रही थी। लेकिन बीच में हिटलर को काउंटर करने के लिए ये थोड़े अरसे के लिए इकट्ठे हुए थे। तो उस वक्त वेस्टर्न पावर्स के लिए जो मेन थ्रेट था वो था जर्मनी। और आज फ़र्क ये है कि जर्मनी उन्हीं वेस्टर्न पावर्स के साथ मिलकर एक नए थ्रेट से लड़ने को तैयार है और वो नया थ्रेट है पुतिन। आज से 70-80 साल पहले वेस्टर्न पावर्स के लिए सबसे बड़ा ख़तरा था हिटलर, और आज 70 साल बाद उस ख़तरे का नाम पुतिन है। और रशिया के अगेंस्ट ये सब लोग अब एक टीम बना रहे हैं। वैसे तो नेटो में ये सब इकट्ठे हैं ही, लेकिन अब एक रीन्यूड एफर्ट नज़र आ रही है अमेरिका की जानिब से, यूके की जानिब से, फ्रांस की जानिब से और जर्मनी की जानिब से, यानी हैवी वेट्स ये अपने आप को मिलिटरीली प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि जर्मनी ने क्या प्लान बनाया कि जंग के दिनों में सर्वाइवल को किस तरह इनेबल रखना है। तो इस प्लान के मुताबिक वॉर टाइम कंडीशंस में मैंडेटरी कंस्क्रिप्शन को यकीनी बनाया जाएगा और उसको रीइंस्टेट किया जाएगा। कंस्क्रिप्शन जिसमें आपके आम शहरी मिलिट्री ट्रेनिंग में हिस्सा लेते हैं और एज अ पैरा मिलिट्री उनका एक रोल होता है, यानी जंग की सूरत में एज अ रिजर्विस्ट उनको कॉल की जा सकती है। ये सीन हमने यूक्रेन में अभी रिसेंटली देखा है कि बहुत सी पॉपुलेशन, जो मेल पॉपुलेशन है, उसको मजबूर किया जा रहा है कि वो फ्रंट लाइंस पर लड़े रशियन आर्मी के साथ। और ये चीज़ हमने पिछले दिनों यूके के अंदर भी देखी है। यूके के जो जनरल सैंडर्स थे उन्होंने भी ये बात की है कि इस सर्विस को मैंडेटरी बनाना चाहिए। 18 साल से उम्र के जो लोग हैं उनको मिलिट्री ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि जंग की सूरत में वो प्रिपेयर रहें और मुल्क का दिफा कर सकें। उनके मुताबिक ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। ऋषि सुनक
पहले तो इनसे बड़ा खफा हुआ कि आपने हमसे कंसल्ट किए बगैर, उनका जो ISPR था, उनका जो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट था, उन्होंने गवर्नमेंट से कंसल्ट किए बगैर वो बात कर दी थी। लेकिन फिर ऋषि सुनक ने कहा कि अगर मैं दोबारा मुंतखब होऊंगा मैं इसको यकीनी बनाऊंगा, यानी कॉन्स्क्रिप्शन को मैं इनेबल करूंगा। 18 साल से ज़ायद जितने भी लोग होंगे उनके लिए मिलिट्री ट्रेनिंग लाजमी होगी और वॉर टाइम्स में वो एज अ रिजर्विस्ट काम करेंगे, यानी किसी भी वक्त उनको बुलाया जा सकता है रेगुलर आर्मी के शाना बेशाना लड़ने के लिए। अब जर्मनी का इस हवाले से क्या प्लान है, किस तरह ये रिजर्विस्ट को कॉल करेगा, इसमें ये सोच रहे हैं कि जो स्किल्ड लेबर है सबसे पहले उसको इस्तेमाल किया जाएगा जिनकी उम्र 18 साल से ज़ायद होगी, यानी जो लोग लेबर की जॉब कर रहे होंगे 18 साल से ज़ायद और उसमें पेट्रोल स्टेशन पे जो लोग काम कर रहे होंगे, जो लोग बेकरीज़ में काम कर रहे होंगे, जो डिफरेंट फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे होंगे, यानी थोड़ी हार्ड जॉब्स जो कर रहे होंगे उनको आगे लाया जाएगा। और इस पूरी चीज़ को इस तरह डिज़ाइन किया जाएगा कि जो लेबर काम कर रही होगी उसकी मेन जॉब को कंटिन्यू रखा जाए वॉर टाइम के अंदर, सप्लाई चेन को कंटिन्यू रखने के लिए। यानी जो लोग बेकरीज़ में काम कर रहे होंगे वो जंग के दौरान लोगों के घरों में खाना पहुंचाने का काम करेंगे, जो लोग पोस्ट ऑफिसेज में हैं वो ख़त किताबत का काम करेंगे। यानी स्किल्ड लेबर की जो स्किल्स हैं वो जंग के दौरान इस्तेमाल की जा सकेंगी। इसके अलावा जो डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, मेडिकल स्टाफ है, उनको भी सिविल सर्विसेज रोल दिए जाएंगे ताकि जंग के दौरान वो अपनी ड्यूटीज़ को एम्पलीफाई कर सकें और उनकी जो स्किल्स हैं वो हुकूमत के काम आ सकें। इसमें ना सिर्फ डॉक्टर्स और नर्सिस हैं बल्कि साइकोलॉजिस्ट हैं, वॉर वेटरन्स हैं, यानी पुराने फ़ौजी, उनको भी दोबारा बुलाया जा सकता है मिलिट्री में। यानी आप देख रहे हैं जितनी भी स्किल्ड जॉब्स हैं उनको गवर्नमेंट इस्तेमाल करने का इरादा रखती है ताकि उनकी जो सप्लाई चेन है और उनकी पूरी मैनेजमेंट है वो सही तरीके से चल सके। और मैं इस हवाले से ये सोच रहा था कि पाकिस्तान से बहुत से ऐसे लोग जाते हैं यूरोपियन ममालिक में जो वहाँ पर टैक्सी चलाते हैं, जो बेकरीज़ में काम करते हैं, फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, हेल्पिंग स्टाफ होते हैं, यानी लेबर की जॉब्स वो बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उनको सबसे पहले भेजा जाएगा जंगी महाज़ों पर। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इसके लिए शायद शहरियत का होना भी लाजमी होगा। कुछ लोग तो डेफिनेटली जंग की सूरत में अपने मुल्क वापस आने की कोशिश करेंगे, लेकिन जिनके पास वहाँ पर शहरियत होगी उनको वहाँ पर लड़ने जाना होगा। तो ये एक पाकिस्तानियों के लिए इंटरेस्टिंग फैक्ट है। जो लोग बड़ा सोच रहे हैं ना कि पाकिस्तान छोड़कर भागा जाए, वहाँ के जो लीडर्स हैं वो 2030 तक पूरा मिलिट्री प्लान बनाकर बैठे हुए हैं और वो जंगी तैयारियां कर बैठे हैं। इससे पहले हमने यूके के बयान भी सुने हैं और फ्रांस के बयान भी सुने हैं। और आप देखें आजकल जिस तरह वहाँ पर राइट विंग पार्टीज जीती हैं यूरोपियन पार्लियामेंट में, ये भी एक लम्हा फिक्री है। ये लम्हा फिक्रिया ना सिर्फ यूरोप के लिए बल्कि हमारे लोगों के लिए भी है जो मुंह उठाकर वहाँ भागने की कोशिशों में हैं, जो अपनी होमलैंड को हर वक्त गालियां देते हैं। ठीक है, बुरे लीडर हैं, मैं भी तनकीद करता हूँ, लानत ऐसे लोगों पर, लानत ऐसे सिस्टम पर, लानत ऐसे स्टेटस को पर। लेकिन जो लोग ये समझते हैं ना बाहर सब कुछ अच्छा है, इनको लग पता जाएगा ये रशिया यूक्रेन जंग ने जो माहौल पैदा कर दिया यूरोप में, ये 6 साल बाद आप इसका रिजल्ट देखेंगे कि क्या रिजल्ट निकलेगा। वहां पर जंगें हो रही होंगी, फार राइट पार्टीज होंगी जो इमिग्रेंट्स को मारने के लिए तैयार बैठी हैं। तो इस तरह के माहौल में जब आप रहेंगे ना, फिर आप हमें भी बताना कि कैसा माहौल है वहाँ पर, कि जिस तरह जो कि फार राइट पार्टीज इमिग्रेंट्स को दहशतगर्द के तौर पर देखती हैं और वो ये कहती हैं कि हम लोग उनकी जॉब्स खा रहे हैं। और जब जंग में आपको धकेला जाएगा फिर शायद आपको अपने होमलैंड की याद आएगी। इसके अलावा गवर्नमेंट का पूरा प्लान है कि चीज़ों को राशन किया जाएगा, फूड को स्टोर गवर्नमेंट करेगी और गवर्नमेंट एक प्लान बनाएगी 1 हॉट मील अ डे, लोगों के घरों में एक गर्म खाना पहुंचाने का काम गवर्नमेंट खुद करेगी। और ये सारी जो मैंने आपको जॉब्स पहले बताई हैं उनको इस्तेमाल करके उस सप्लाई चेन को यूज़ करके गवर्नमेंट घरों में खाना पहुंचाएगी, क्योंकि जंग की सूरत में डेफिनेटली जो रेगुलर सप्लाई लाइन है वो कट जाती है जंग की वजह से। जंग के ख़तरे के पेश नज़र एक इलाके से अगर दूसरे इलाके में कोई चीज़ें आ रही हैं तो मिलिट्री हमलों के ख़तरे के पेश नज़र वो सप्लाई लाइन बंद हो जाती है। लोग नहीं ट्रक्स वगैरह चलाना पसंद करते अपनी सेफ्टी के ज़रिए। तो गवर्नमेंट कह रही है कि हम फूड को राशन करके हम एक लिमिटेड फूड सप्लाई करेंगे लोगों को इनडेफिनेट पीरियड तक। गवर्नमेंट जो फूड ज़ख़ीरा करेगी उसमें होंगे चावल, गंदम, दालें और कंडेंस्ड मिल्क।
इसके अलावा जर्मन हुकूमत पेट्रोल और ऑयल को भी ज़ख़ीरा करने का इरादा रखती है जंग की सूरत हाल में, और लोगों को कूपन दिए जाएंगे कि वो इनको इस्तेमाल करके लिमिटेड मकदार में पेट्रोल या ऑयल को ख़रीद सकें। इसमें मज़ीद सिविल प्रोटेक्शन मेजर्स लिए जाएंगे, जैसे कि अंडरग्राउंड पार्किंग स्टेशंस और अंडरग्राउंड पार्किंग लाइंस जो होती हैं उनको एज अ बंकर्स इस्तेमाल किया जा सकेगा जंग की सूरत में प्रोटेक्शन के लिए, और उनको आर्जी बंकर्स में तब्दील किया जाएगा जब तक प्रॉपर मिलिट्री बंकर्स की तामीर नहीं हो जाती। इस हवाले से रशिया की इंटीरियर मिनिस्ट्री का भी ये बयान आया कि ये बहुत बेहतर है कि हम अपने आप को जंग के लिए बहुत पहले से तैयार रखें रशियन अग्रेशन की सूरत में। उनको इस वक्त एक ही मेन थ्रेट नज़र आ रहा है और वो है रशिया। ये क्लियर है कि रशिया के यूक्रेन पर हमले के बाद बहुत से यूरोपियन कंट्रीज़ इस वक्त डर चुके हैं और वो अपनी सिक्योरिटी के हवाले से फ्यूचर में इकदाम करने का सोच रहे हैं। पिछले दिनों हमने ये आवाज़ें इंग्लैंड से भी सुनी हैं और अब जर्मनी इसने अपना पूरा एक वॉर प्लान अनवील किया है और इनकी नज़र में मेन अग्रेसर रूस होगा, और बहुत से इनके स्ट्रेटेजिक थिंकर्स ये समझते हैं कि यूक्रेन को फतह करने के बाद रशिया रुकेगा नहीं और ये नेटो को काउंटर करने के लिए आगे बढ़ता रहेगा, और जो जो रियासतें नेटो का साथ देंगी रशिया उनको सबक सिखाएगा। रशिया की जो मेन इनसिक्योरिटी है नेटो और अमेरिका से वो यही है कि नेटो की ईस्टवर्ड एक्सपेंशन ना की जाए, यानी रूस की तरफ। रूस बिल्कुल नहीं चाहता कि उसके आसपास के ममालिक के अंदर नेटो के मिसाइल नस्ब हों, क्योंकि अगर उनके मिसाइल वहाँ पर नस्ब होंगे तो वो मॉस्को को मिनटों में निशाना बना सकते हैं। तो रूस की ये सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी है और उसने यही पैगाम दिया हुआ है उन सारी रियासतों को जो ईस्ट यूरोप में हैं, रशिया के करीब है। उन्होंने कहा कि नेटो ज्वाइन मत करें, नहीं तो हाल आपका यूक्रेन वाला होगा। तो इससे अब जर्मनी भी खौफज़दा है। जर्मनी की बड़ी डील्स थी, इन्होंने एक अंडरग्राउंड ऑयल पाइपलाइन बिछाई थी, वो भी तबाह हो चुकी है। रूस से ये तेल इन्होंने लेना शुरू किया था, नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन, वो हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया था, वो भी तबाह हो चुकी है। तो फ्यूचर में अब ये सारे यूरोपियन हैवी वेट्स, ये यूके, फ्रांस और जर्मनी, ये रशिया के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर होता हुआ नहीं देख रहे, और इसमें ये ट्रेडिशनल ख़तरात के साथ साथ हाइब्रिड थ्रेट्स को भी मद्देनज़र रख रहे हैं, जैसे कि साइबर वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, सोशल मीडिया वॉरफेयर और एस्पियोनाज। जर्मनी का यहाँ पर ये ख्याल है कि जहाँ पर हम अपनी रेगुलर आर्मी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और उनको लेटेस्ट मिलिट्री इक्विपमेंट दे रहे हैं, इसके साथ बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो आम पॉपुलेशन है उसकी प्रोटेक्शन के लिए भी गवर्नमेंट इकदाम करे। और उनके मुताबिक जंग की सूरत हाल में गवर्नमेंट 24 घंटे अवेलेबल नहीं हो सकती, इसीलिए शहरियों का एम्पावर होना बहुत ज़रूरी है, और हम एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं कि शहरी जंग की सूरत हाल में ख़ुद अपनी मदद आपके तहत अपना डिफेंस करें। और इसके साथ ही उन्होंने हॉस्पिटल्स को भी पैगामात देने शुरू कर दिए हैं कि आप अपनी कैपेसिटी में इजाफा करें और लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट्स को अकोमोडेट करने की तैयारी करें। बेसिकली जर्मन्स इस वक्त सिविल डिफेंस को मजबूत करने की तैयारियां कर रहे हैं। पाकिस्तान में भी कभी सिविल डिफेंस हुआ करता था, जो सिविल इदारे हैं उनकी बड़ी ज़बरदस्त ट्रेनिंग हुआ करती थी, बहुत से लोग भी मिलिट्री ट्रेनिंग लिया करते थे, इसीलिए ताकि जंग की सूरत में इसको इस्तेमाल किया जा सके, लेकिन उन इदारों को बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया गया है। अब पाकिस्तान के पास एक रेगुलर आर्मी है, वो तो बहुत ज़बरदस्त है, उनका लाइफस्टाइल और उनके पास जो टैक्टिक्स हैं और उनके पास जो रिसोर्सेज हैं वो एक आम पाकिस्तानी के पास नहीं है, जो आम मिडिल क्लास पाकिस्तानी है। पाकिस्तान में बहुत बड़ा गैप क्रिएट हुआ है पिछले कई सालों में एक आम सिविल और एक मिलिट्री ऑफिसर के दरमियान, और इस गैप को बहुत से ममालिक ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। चाइना ने भी कहा है कि हर बंदा उनका मिलिट्री का पार्ट होगा, मतलब अगर कोई बंदा कंप्यूटर साइंटिस्ट है तो वो मुल्क के दिफा के लिए काम करेगा साइबर वॉरफेयर में। और इसी तरह हम देख रहे हैं जर्मनी भी वही इकदाम कर रहा है कि जितने लोगों की स्किल्स हैं वो इस्तेमाल की जा सकेंगी जंग की सूरत में। इसके अलावा वो मीडिया के लिए भी प्रोटोकॉल्स बनाना चाहते हैं कि जर्मनी का जो ब्रॉडकास्ट और डिजिटल मीडिया है वो स्टेट नैरेटिव को सपोर्ट करेगा जंग की सूरत हाल में, यानी इंफॉर्मेशन पर कंट्रोल करने की कोशिश। और ये जंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है कि आप इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करते हो। इसलिए हम कहते हैं कि आजकल के दौर में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर एक बहुत बड़ा टूल है। अगर दुश्मन जंग की सूरत हाल में आप पर साइबर अटैक कर देता है
या इस तरह का अटैक जिसमें वो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट्स के कंटेंट को चेंज करके रख दे और लोग देखें कि यार ये पाकिस्तान की, फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान की बात हो तो पाकिस्तान की वेबसाइट ये क्या कह रही है। तो बिल्कुल इंफॉर्मेशन पर कंट्रोल हासिल करना ये बहुत ज़रूरी होता है जंग की सूरत हाल में। दुश्मन की सफ़ों में डिसइंफॉर्मेशन के ज़रिए कन्फ्यूजन फैलाने के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। इसलिए जर्मनी ये सोच रहा है कि इनका अपना जो ब्रॉडकास्ट है, ब्रॉडकास्ट मीडिया और डिजिटल मीडिया, उसको ये कंट्रोल करेंगे जंग के वक्त, ताकि उसमें कोई हेरा फेरी ना हो दुश्मन की जानिब से। जैसे हम अक्सर ये भी सुनते हैं कि रूस ने 2016 के इलेक्शंस में बहुत ज़्यादा हेर फेर की डिजिटल मीडिया के ज़रिए और अमेरिका के इलेक्शंस को मैनिपुलेट किया अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। और इस हवाले से सबसे पहले जर्मनी का जो स्टेट मीडिया है वो न्यूज़ प्रोवाइड करेगा जो गवर्नमेंट उनको देगी। इसके अलावा अथॉरिटीज़ को पावर होगी कि वो किसी भी इलाके से सिविलियंस को इवैक्यूएट कर सकते हैं किसी सेफ मकाम पर, लेकिन इसमें सख्त ख्याल रखा जाएगा कि फैमिलीज़ आपस में सेपरेट ना हों। जैसा कि हमने अभी देखा है कि जर्मनी के इंटीरियर मिनिस्टर ने ये पूरा प्लान पेश किया है और वो ये चाहते हैं कि हमें जंग के लिए प्रिपेयर रहना होगा। इसी तरह जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर ने भी ये बयान दिया है कि वी मस्ट बी रेडी फॉर वॉर बाय 2029, यानी 5 सालों तक जंग हो सकती है रूस से। और उनके मुताबिक हमें इस खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए कि पुतिन यूक्रेन पे आकर रुक जाएगा। उन्होंने कहा कि इसकी कोई गारंटी नहीं कि रशियन ट्रूप्स यूक्रेन के बाद कोई और मिलिट्री कैंपेन नहीं शुरू करेंगे, वो आगे भी जा सकते हैं। और इस हवाले से रूस ने बहुत सी धमकियां लगाई भी हैं और अभी हम देख रहे हैं कि रूस एक रीन्यूड एफर्ट कर रहा है। उन्होंने एक नया मिलिट्री असॉल्ट लॉन्च किया यूक्रेन के अंदर, क्योंकि रूस ये समझता है कि ये जो $60 बिलियन का पैकेज आ रहा है अमेरिका की तरफ से जो अप्रूव हो गया है, उसमें फ़ौजी होंगे, उसमें मिलिट्री इक्विपमेंट होगा। उसको इनेबल करने से पहले ही वो यूक्रेन का जो डिफेंस है उसकी कमर तोड़कर रख दे। ये है रशिया की इस वक्त करंट स्ट्रेटजी। और पिछले दिनों पुतिन ने इनको न्यूक्लियर वॉर की धमकी भी दी थी और इसके साथ ही अपनी फोर्सेस को हुक्म दिया था कि वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स के हवाले से अपनी तैयारियां शुरू कर दें। उनकी ट्रेनिंग रशियन आर्मी इस वक्त कर रही है और उसकी मेन रीज़न क्या है, रूस इस वक्त अपने दिफा को लेके बहुत सीरियस है और बड़े बयानात आ रहे थे पिछले दिनों यूरोपियन लीडर्स की जानिब से। डेविड कैमरॉन ने कहा कि हमारा असलहा यूज़ हो सकता है यूक्रेन के अंदर। इसके साथ ही जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने कहा कि हम अपनी फ़ौज को उतार सकते हैं यूक्रेन के अंदर। तो इन चीज़ों ने पुतिन को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया और पुतिन ने भी जवाबन इनको न्यूक्लियर जंग की धमकी दी। इससे पहले भी पुतिन ये कह चुके हैं कि हम इस जंग की पॉसिबिलिटी को दफन नहीं कर सकते और साथ ही अपनी फोर्सेस को हुक्म दे दिया कि वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स को चलाने के लिए ट्रेनिंग करें, उसकी एक्सरसाइजेस करें। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की क्या हकीकत है आप इस वीडियो में देख सकते हैं। ये कन्वेंशनल न्यूक्लियर वेपन्स से डिफरेंट होते हैं, जो स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं जिससे पूरे के पूरे शहर तबाह हो जाते हैं। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स आपके लिमिटेड स्केल वेपन्स होते हैं जो कि हैंड टू हैंड बैटल्स के दौरान भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो यूके और यूक्रेन के दूसरे एलाइज की जानिब से जो ये बयान आए थे कि हमारे वेपन्स इस्तेमाल कर सकती है यूक्रेनियन आर्मी रूस के अंदर हमले करने के लिए, इस बयान को पुतिन ने बहुत सीरियस लिया है। पुतिन का कहना था कि दिस इज़ अ वेरी सीरियस एंड डेंजरस स्टेप। और इस हवाले से पुतिन ने जर्मनी पर मज़ीद तनकीद की थी कि आपके टैंक्स हमें यूक्रेन की सॉइल पर नज़र आए थे और ये हमारे लिए एक बहुत शौक की बात है, क्योंकि हिस्टोरिकली जर्मन्स और रशियंस के ताल्लुकात बड़े बरादराना रहे हैं और आप वेस्टर्न कैंप की बातों में आकर अब हमारे ख़िलाफ़ इक़दाम कर रहे हैं। इस जंग से पहले की अगर बात करें तो पिछले कई सालों से जर्मनी ने बड़े अच्छे ताल्लुकात मेंटेन किए हुए थे रूस के साथ, और इवन इस जंग से पहले भी, और ये जब जंग शुरू हो रही थी तब भी जर्मनी इनको वार्न कर रहा था वेस्टर्न कैंप को कि यार आप रूस के साथ मामलात को एस्केलेट ना करें। लेकिन वही है, जब वेस्टर्न कैंप इकट्ठा होता है, ये जो पूरा ग्रुप है G7 वाला, ये फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, इटली, यूके और अमेरिका वगैरह, तो फिर ये किसी की नहीं सुनते, ये अपने एलाइज को मनवा कर ही दम लेते हैं। तो और फिर जर्मनी में जो ये नए चांसलर आए हैं, ये ज़्यादातर हम देख रहे हैं अमेरिकन लाइन को ही टो कर रहे हैं और अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है
उस हिसाब से चल रहे हैं और इनके अपने जो ओरिजिनल थॉट्स थे वो उनको साइड पर रख रहे हैं, जिसमें ये पहले बताने की कोशिश कर रहे थे कि हम रशियन से डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं करेंगे, लेकिन अब ये क्लियरली इनकी इस्टेब्लिशमेंट कहना शुरू होगी है जर्मनी की कि अब हमारी जंग होगी रूस से। इसकी पॉसिबिलिटी है 5 से 6 सालों में, क्योंकि जर्मनी ने भी हमेशा रूस और वेस्ट के दरमियान एक ब्रिज का किरदार अदा किया है और हमेशा से एक बैलेंस अप्रोच रखी है रूस और वेस्ट के दरमियान। इसीलिए पुतिन ने कहा था कि रशियंस का जो एटीट्यूड है जर्मनी की तरफ वो बहुत ही पॉजिटिव रहा है और इनके वेपन्स की यूक्रेन में मौजूदगी हमारे लिए एक शौक से कम नहीं है। तो ये यूरोपियन पावर्स चाहते ना चाहते हुए भी अब जंग की तैयारियां कर रही हैं और रूस का सामना करने के लिए तैयार हैं। पहले इन सब ने रेजिस्ट किया था, फ्रांस ने, यूके ने और जर्मनी ने भी, कि यार डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में ना पड़ा जाए, इसको डी एस्केलेट किया जाए। अब चीज़ें डी एस्केलेट होती हुई नहीं नज़र आ रही। रशिया यूक्रेन जंग को भी हम देख रहे हैं, तीसरा साल है और वो भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। अमेरिका से फ्रेश एड आ रही है और उधर से रूस नई नई तैयारियां कर रहा है और अब यूरोपियन पावर्स अपने आप को मिलिटरीली स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं और वो 2030 में एक बड़ी जंग होती हुई देख रहे हैं। ये आवाज़ें हमें जर्मनी से आ रही हैं, ये आवाज़ें हमें यूके से मिल रही हैं और यही कुछ इसी किस्म की बातें फ्रांस भी कर रहा है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में पुतिन जर्मनी से कोई बातचीत करने की कोशिश करेंगे या 2030 में रूस और यूरोप की लड़ाई इनेविटेबल है नेटो और यूएस की मदद से। कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से और पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाए।